नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हमारे सौभाग्य से हमारे बीच एक ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने इस चुनाव में या तो पांचों राज्यों का दौरा किया है या उनके बारे में बहुत सारी उनको जानकारी है। लगातार नेशनल चैनल पर बैठकर इन राज्यों के चुनाव के बारे में विश्लेषण भी कर रहे हैं। ये पत्रकार हैं सुधीर सक्सेना जी। आज हम सुधीर सक्सेना जी से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन पांचों राज्यों में ऊंट किस करवट बैठने वाला है, पांचों राज्यों में कहाँ कांग्रेस और कहाँ भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश को लेकर कि अब मध्य प्रदेश में चूंकि चुनाव हो चुके हैं, स्थिति क्या है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुधीर भाई साहब। वैसे आप तो पांचों राज्यों का लगातार रिव्यू कर रहे हैं, कई राज्यों में इस दौरान होके भी आए हैं आप। आपको क्या लग रहा है इसमें? सबसे पहले हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं और मध्य प्रदेश में आपको क्या दिख रहा है? देखिए रविंद्र जी, सिर्फ मध्य प्रदेश की बात करने के बजाय बेहतर हो कि हम 5 राज्यों में से उन 4 राज्यों की बात करें जो परस्पर जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का एक हिस्सा था आज से 30 साल पहले तक। राजस्थान हमारा पड़ोसी राज्य है और तेलंगाना छत्तीसगढ़ का पड़ोसी राज्य है। सुदूर पूर्व में स्थित राज्य मणिपुर और उसके बगल में मिजोरम है जो परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। शुरुआत में मध्य प्रदेश या उससे जुड़े हुए 3 अन्य राज्यों की करूं तो आप 10 वर्ष के पूर्व के घटनाक्रम को याद करें, जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों ने केंद्र में सरकार बनाई थी। तब प्रधानमंत्री श्री मोदी की ओर से कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया गया था और संकल्प व्यक्त किया गया था। और प्रारंभिक दौर में पहले राउंड या पहले चक्र में जिस तरह से नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को सफलता मिली, तो उससे एक बार ये लगने लगा था कि भारत शनय शनय कांग्रेस मुक्त भारत की ओर बढ़ सकता है। लेकिन उसके बाद का घटनाक्रम ऐसा रहा है, कर्नाटक के चुनाव, हिमाचल के चुनाव और लद्दाख में काउंसिल के चुनावों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस मुक्त भारत एक दिवा स्वप्न है। और आश्चर्यजनक तौर पर इस बार तेलंगाना और सुदूर उत्तर पूर्व में भी कांग्रेस ने न सिर्फ जड़ें पकड़ ली हैं, बल्कि इन 5 राज्यों में उसकी सत्ता में पुनः वापसी की संभावना व्यक्त करना अतिशयोक्ति न होगा। अब हम मध्य प्रदेश की बात करें तो सन 2018 के चुनाव को आप याद करें, तब कांग्रेस ने 15 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी से सत्ता छीन ली थी। एक बड़ा दिलचस्प मुहावरा है, सुहाग का सिंदूर। तो शिवराज सिंह चौहान की सरकार या उनका सिंदूर जो है, जिसे कह सकते हैं चोरी का या छल का सिंदूर था। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया 22 लोगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी में नहीं आते तो उनकी सरकार नहीं बनी होती। तो ये आप याद रखें कि पिछले चुनाव में भी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ के मतदाताओं ने खारिज कर दिया था। और मुझे इस बार पुनः लगता है कि यहाँ के मतदाता भारतीय जनता पार्टी के दावे को खारिज करेंगे और सत्ता पुनः कांग्रेस के हाथों में आएगी। लेकिन ये चुनाव एक तरफा नहीं है, बहुत कशमकश का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य मुद्दा है या जिसके बल पर वो पुनः सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रहे हैं, वो लाडली बहना योजना है। लेकिन लाडली बहना योजना सिर्फ चुनाव से कुछ माह पूर्व क्यों शुरू की गई? अगर उनको लाडली बहनाओं की इतनी चिंता थी तो क्यों नहीं उन्होंने अपने 5 वर्ष के मुख्यमंत्रित्व काल के प्रारंभ में यह उपक्रम किया? अगर ये उपक्रम उन्होंने 5 साल पहले किया होता तो 5 साल में लाडली बहनाएं वाकई जो है गदगद हो गई होती, निहाल हो गई होती और वो भारतीय जनता पार्टी को की मतपेटियां अपने वोटों से भर देती। सुधीर जी, आप दोनों बात कर रहे हैं। एक ओर आप कह रहे हैं कि जड़ें जम गई हैं सत्ता की ओर, नहीं आपने कांग्रेस की बात की कि पुनः जड़ें मजबूत हो रही हैं और मध्य प्रदेश में वापसी कर सकती है। और दूसरी ओर आप कह रहे हैं कसमकस का चुनाव है, लाडली बहना इसमें प्रभावशाली है। पलड़ा भारी है, मैंने कहा नहीं, पलड़ा भारी किसका है? कांग्रेस का। और मैंने जो जड़ें की बात की तो जड़ें वापस पाने की बात मैंने तेलंगाना के संदर्भ में की है या सुदूर पूर्व के राज्य में की है। तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति ने केसी राव के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व में जिस तरह से जड़ें पकड़ी और 10 साल से वो सत्ता में है, तो कांग्रेस बहुत पीछे छूट गई थी।
और वो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश थी कि वहां पर वो प्रमुख विपक्षी दल के रूप में उभर कर आए और सांप्रदायिक तुष्टीकरण को मुद्दा बनाकर किसी भी तरह से वो केसीआर को मात दे सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पिछले चुनाव में तेलंगाना में 119 के सदन में भारतीय जनता पार्टी के 100 से अधिक उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। इस बार क्या स्थिति है? इस बार भी यही स्थिति है। अधिकतम अगर भारतीय जनता पार्टी वहां जीतेगी तो 5 से अधिक विधायक वहां भारतीय जनता पार्टी के नहीं चुने जाएंगे। लेकिन वहां पर कांग्रेस ने जिस तरह से जड़ें पकड़ी हैं, जिस तरह से प्रियंका गांधी ने, राहुल गांधी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे ने वहां पर प्रयास किए हैं, और वहां कांग्रेस के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने कोशिशें की, और जिस तरह से अनेक नेता फिर से कांग्रेस के पाले में लौट आए हैं, तो वहां सीधी लड़ाई इस वक्त बीआरएस और कांग्रेस के दरमियान है। तो आपको लगता है कि कांग्रेस की लॉटरी लग सकती है तेलंगाना में? नहीं, इसको लॉटरी ना कहिए। लॉटरी तो औचक लगती है, किसी के भाग्य से लगती है। ये भाग्य है, भाग्य और मेहनत दोनों मान लें। ये मेहनत का कुछ करनी कुछ कर्म गति, इसको आप कुछ करनी या कुछ कर्म गति कहें। समय कई बार बुरा होता है, कई बार आपकी सारी तदबीरें अच्छी फाइट दोनों के बीच में, लेकिन अच्छी फाइट है। और भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना में कोशिश की, इमली बोर्ड का गठन किया ताकि इमली के किसानों को लाभ हो, और लगातार वहां पर ओबीसी का मुद्दा उठाया कि बीआरएस ने ओबीसी मुख्यमंत्री वायदा करके भी नहीं बनाया, तो वहाँ एक ओबीसी का मुद्दा है। और सबसे बड़ी बात, अमित शाह हो चाहे नरेंद्र मोदी हो चाहे बाकी लोग हो, वहाँ पर सांप्रदायिक आधार पर उन्होंने ध्रुवीकरण की भरपूर कोशिश की है। कर्नाटक की तरह वहाँ भी बजरंगबली काम नहीं आ रहे। मुझे नहीं लगता बजरंगबली काम आएंगे, क्योंकि बजरंगबली समदर्शी हैं, वो सबको बराबर दृष्टि से देखते हैं, और जो अच्छा काम करेगा बजरंगबली की कृपा उसी पर होगी। वहाँ पर जैसे अमित शाह ने घोषणा की है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो मुसलमानों से 4% आरक्षण छीनकर ओबीसी को दे देंगे। ये सीधी सीधी बाइफरकेशन है। वो लगातार इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि बीआरएस और कांग्रेस जो है तुष्टीकरण की नीति करती है, और हमारे आने से ही हिंदुओं का इतना बड़ी बात वो कह रहे हैं ओबीसी के पक्ष में, उसकी कोई असर नहीं हो रहा। मुझे नहीं लगता, क्योंकि बीआरएस ने, सरकार ने जो काम वहां पर किए हैं और हिंदुओं और मुस्लिमों का जिस तरीके से उन्होंने समर्थन हासिल किया है, और कांग्रेस फिर से एरिना में लौट आई है, तो बीजेपी बहुत पीछे छूट गई है। बीजेपी पास, माफ कीजिएगा, कोई चेहरा नहीं है, ना सिर्फ मध्य प्रदेश में, ना सिर्फ तेलंगाना में, ना सिर्फ राजस्थान में। अगर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने समय रहते वसुंधरा राजे सिंधिया को अपना भावी मुख्यमंत्री घोषित कर दिया होता, तो राजस्थान बहुत संभव है कि भारतीय जनता पार्टी के पाले में फिर से आ गया होता। अभी राजस्थान में क्या स्थिति है? क्योंकि हमारे पास जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग स्थिति में है, और वैसे भी राजस्थान का चरित्र है, वो पार्टी रोटी की तरह पार्टी बदलता है। हर 5 साल में वो सत्ता परिवर्तन वहाँ होता रहा है, लंबा इतिहास वहाँ इस तरह का हो गया है। देखिए, राजस्थान का मतदाता बहुत परिपक्व है। जैसा आपने कहा कि हर बार रोटी पलट के, तो डॉक्टर लोहिया कहते थे कि लोकतंत्र की पहचान ये है कि रोटी पलटते रहना चाहिए, नहीं तो रोटी जल जाती है या कच्ची रह जाती है। राजस्थान में हर बार यदि रोटी पलटी गई तो भाजपा आ जाएगी वहां। नहीं, लेकिन अब इस बार ये लगता है कि ये मिथक टूटेगा। मिथक टूटने का कारण ये है, वहां पर आप जयपुर या कहीं भी चले जाए राजस्थान में, आपको बहुत बड़े होर्डिंग दिखेंगे, काम किया दिल से कांग्रेस फिर से। और वहाँ मेरी वरिष्ठ पत्रकारों से बातचीत हुई, साधारण लोगों से बातचीत हुई, नौकरशाहों से बातचीत हुई। मैंने ओम सैनी या ओम थानवी या अन्य लोगों से बात की, उससे मुझे ये एहसास हुआ कि वहाँ जो उन्होंने चिरंजीवी स्कीम है, जिसमें 25 लाख रुपये तक का इलाज प्रत्येक के लिए, ना सिर्फ गरीब अमीर की बात नहीं है, सबके लिए फ्री है। तो आप अगर कैंसर से पीड़ित हैं, आप अगर किसी असाध्य बीमारी से पीड़ित हैं, तो 1-2 लाख से काम नहीं बनता है। तो ये जो 25 लाख वाला है और अन्य योजनाएं उन्होंने जो लागू की हैं, उससे अशोक गहलोत एक ब्रांड के तौर पर उभरे हैं, और उनकी लोकप्रियता इस वक्त किसी भी नेता से अधिक है। वैसे भी अशोक गहलोत जी जादूगर हैं, तो इस बार चुनाव में उनका जादू, क्योंकि उनका व्यवसाय भी जादू रहा है, जो मुझे जानकारी है, तो उनका जादू चल रहा है। मतलब अशोक गहलोत बहुत दिलचस्प आदमी है, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया की पकड़ पूरे राजस्थान में पार्टी के भीतर बहुत तगड़ी है। अगर अमित शाह और नरेंद्र मोदी वसुंधरा राजे पर दांव लगाकर राजस्थान में गंभीरता से चुनाव लड़ते तो नतीजा कुछ और हो सकता था। पिछले 2-3 रैलियों से हम देख रहे हैं, जो मोदी जी वसुंधरा की तरफ देखते नहीं थे, अब उनके साथ माला पहन रहे, एक ही माला के साथ फोटो आ रहे हैं। अब मतलब ये संदेश देने की बीजेपी कोशिश कर रही है कि वसुंधरा को हमने साथ ले लिया है। मुझे लगता है इट इज टू लेट,
देर हो गई है। समय पर पासा फेंकना पड़ता है, समय पर कदम उठाने पड़ते हैं। लगभग ऐसा ही मध्य प्रदेश में भी हुआ था। पहले शिवराज जी को अलग थलग किया गया, बाद में फिर उन्हीं के कहने पर टिकट दी गई, फिर बाद में उनके लिए एक पत्र जारी किया गया कि नहीं बढ़िया है। देखिए, नरेंद्र मोदी और शाह ने मध्य प्रदेश के कई दौरे किए हैं। मध्य प्रदेश मायने रखता है क्योंकि 29 सीटें यहाँ पर लोकसभा की हैं, छत्तीसगढ़ में 11 हैं, 25 सीटें राजस्थान में हैं, 17 सीटें तेलंगाना में हैं। तो ये 82-83 लोकसभा की सीटें इन 5 राज्यों में हैं। यहाँ पर नरेंद्र मोदी या अमित शाह ने कभी भी लाडली बहना योजना की बात नहीं की। यहाँ ऐसा लगता है कि जैसे 230 सीटों पर नरेंद्र मोदी या शाह या पार्टी चुनाव लड़ रही है। यानी कमल वर्सेस कमलनाथ कहें तो एक तरफ एक कमलनाथ है, दूसरी तरफ कमल का वो फूल है जिसकी अलग अलग पंखुड़ियों में अलग अलग चेहरे हैं। फंगस सिंह कुलस्ते भी है, प्रहलाद सिंह पटेल भी है, कैलाश विजयवर्गीय भी है, नरेंद्र सिंह तोमर भी हैं। तो ये कई चेहरों वाली पंखुड़ी का कमल है और इस कमल की लड़ाई उस कमलनाथ पे से है जिसके पीछे कांग्रेस पार्टी एकजुट है और जिसके पास विकास का ब्लूप्रिंट है, उसका एजेंडा है। और तजुर्बे के मान से देखें तो भारतीय समकालीन राजनीति में कमलनाथ एक अतुल्य राजनीतिज्ञ हैं। आपका सबसे प्रिय राज्य छत्तीसगढ़ है, सुधीर सक्सेना जी का, जहां शरीर आपका भोपाल में है लेकिन आत्मा वहीं बसती है, ऐसा आपके मित्र मैं खुद भी मानता हूं। नहीं, छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है? मुझे किसी भौगोलिक परिधि में न बांधिए, लेकिन जाहिर है कि मेरा मन छत्तीसगढ़ में रमता है। और मध्य प्रदेश में मैंने अपने कैरियर की शुरुआत छत्तीसगढ़ से की थी। और छत्तीसगढ़ मूलतः कांग्रेसी मिजाज का प्रांत है या अंचल है। आप याद कीजिए, जब कांग्रेस के बहुत गर्दिश के दिन थे तब भी छत्तीसगढ़ ने कांग्रेस का साथ दिया था। अर्जुन सिंह का जो की राजनीतिक यात्रा, उनका राजनीतिक प्रभुत्व व वर्चस्व है, उसमें भी छत्तीसगढ़ का बहुत महत्वपूर्ण और अहम रोल या उसकी भूमिका रही है। 2003 से लेकर 2018 तक 15 साल एक ही व्यक्ति ने वहां पर मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया। उन्होंने चावल के जरिए राजनीति करने की कोशिश की और चाउर वाले बाबा भी कहलाए, लेकिन उनके मुख्यमंत्रित्व काल में ऐसा एक भी बड़ा काम नहीं है जिसके लिए उनको इतिहास याद करे। अजीत जोगी विवादास्पद रहे अपने पुत्र के कारण, अपने फैसलों और अपनी कार्यशैली के कारण, लेकिन अजीत जोगी के पास जो विकास का नजरिया था, जो प्रशासनिक कौशल था, जो एजेंडा था, जो ब्लूप्रिंट, जो प्रारूप था, वो माफ कीजिएगा कि रमन सिंह में या किसी भी अन्य छत्तीसगढ़ के राजनेता में नहीं रहा है। भूपेश बघेल की सरकार किसी भी पूर्ववर्ती सरकार, 2 ही सरकारें इसके पहले आई हैं, के मुकाबले अधिक देशज, अधिक आत्मीय और अधिक छत्तीसगढ़ीय है। भूपेश बघेल ने सरकार को वो छत्तीसगढ़िया लुक दिया है। आज छत्तीसगढ़ के लोग भूपेश बघेल से अपने आप को आइडेंटिफाइड मानते हैं। छत्तीसगढ़ के परिधान, छत्तीसगढ़ का खान पान, छत्तीसगढ़ के व्यंजन, छत्तीसगढ़ के त्यौहार, छत्तीसगढ़िया बोली को इसने जिस तरह से अपनाया है, तो लोग आज कहते हैं भूपेश है तो भरोसा है। और आज की तारीख में राहुल गांधी ने ये दोहराया है, यहाँ कमलनाथ जी ने भी दोहराया है कि गोबर और गोमूत्र की खरीदी में जो काम छत्तीसगढ़ में हुआ है उसको कांग्रेस अन्यत्र दोहराएगी, और स्वास्थ्य के मामले में जो काम अशोक गहलोत ने राजस्थान में किया है उसको भी कांग्रेस वहाँ वहाँ दोहराएगी जहाँ जहाँ वो सत्ता में आएगी। यानी छत्तीसगढ़ में आपको क्या परिणाम देख रहे हैं कि भूपेश जी रिपीट हो रहे हैं? मुझे लगता है कि उनके रिपीट होने में कोई शंका नहीं है, मतलब किसी को भी लेकिन इस वक्त लगभग 1 दर्जन विधायक बीजेपी के हैं, तो मुझे लगता है कि लगभग कमोबेश 2-4 आगे पीछे होकर यही तालिका, उसी तालिका की पुनरावृत्ति होगी। सुधीर जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यह है, आपने बताया कि इन 5 राज्यों में 83 लोकसभा सीटें हैं और 5 राज्यों की स्थिति ऐसी है जहां भारतीय जनता पार्टी कहीं भी आगे बढ़ती नहीं दिख रही है, बल्कि कई जगह तो ऐसी स्थिति हो रही है कि वो बहुत ज़्यादा उनका कह सकते हैं विरोध या समिट रही है। ये जो 83 लोकसभा सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी 4-5 छोड़ दिया जाए तो अधिकांश में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व है। राजस्थान में तो खाता भी नहीं खुला है, मध्य प्रदेश में बेशक कमलनाथ जी को समर्थन मिला, लेकिन अब लोकसभा हुए तो पूरी जनता ने मोदी जी को पसंद किया। उस परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए, उस कैनवास पे देखा जाए, तो आपको क्या दिखता है इस बार 2024 में वही सीन रहेगी जो 2018 और 19 में हुआ, या वही 23-24 में दोहराया जाएगा कि कुछ अलग दिख रहा है आपको? देखिए, 2018 और 2023 के परिदृश्य में बहुत अंतर है। 2018 में कांग्रेस
बहुत ही पराजित मानसिकता से चुनाव लड़ रही थी। उसका काडर वैसे भी छिन्न भिन्न हो चुका था और काडर के मान में वो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कांग्रेस कर नहीं सकती है। संसाधनों के मान से भी बीजेपी कांग्रेस से बहुत आगे जा चुकी है और उसने जिस तरह से कारपोरेट से नाता जोड़ा है तो उसके बाद संसाधनों की, धन बल की कोई कमी नहीं है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद चीजें बदली हैं। राहुल गांधी की छवि आज पप्पू की छवि नहीं है, उसका एक नया अवतार हुआ है। जिस व्यक्ति को ऑक्सफोर्ड में या बड़े संस्थानों में भाषण देने के लिए बुलाया जाता है और जिसने पूरे भारत की ओर छोर पैदल पदयात्रा की हो और भारत की आत्मा से जिसने साक्षात्कार किया हो और जो निष्प्रह होकर अनासक्त कर्मयोगी के तौर पर सक्रिय है, और उसकी छवि आज आप देखिए। आज तो लोग पप्पू वर्सेस पनौती की बात करने लगे हैं। तो ये राजनीति में इस सवाल पे आ रहा था। जी जी हालांकि वो प्रसंग 2024 का एजेंडा सेट हो गया, पप्पू बनाम पनौती। देखिए, एक बहुत संभावनाशील व्यक्ति को जिसके पीछे 5 पीढ़ियों का विरसा या 5 पीढ़ियों की विरासत है, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, फिर राहुल गांधी, ये 5 पीढ़ियों का विरसा जिसके पास समृद्ध विरसा हो, उसको आपने पप्पू 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 कह के उसकी संभावनाओं को, उसकी छवि को और उसके भविष्य को धूमिल करने की कोशिश की। लेकिन वो तो पप्पू से बाहर आ गया चोले से, अब वो पप्पू नहीं है। लेकिन आपके ऊपर जो पनौती का कलंक लगा है उससे आप बाहर आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, ये 2023 के 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे तय करेंगे। और 2024 में ये पनौती का लांछन मुझे लगता है कि पीछे नहीं छोड़ेगा। नहीं, मैं वही कह रहा था कि 2024 का एजेंडा सेट हो गया है, पप्पू बनाम पनौती होने वाला है। जाहिर है कि भिन्न होगा। और ये जो नफरत बनाम जो मोहब्बत की दुकान की बात हो रही है, और राहुल गांधी हर जगह 2 बातें कहते हैं। मुझे जयपुर में उनको बहुत कुछ फुट की दूरी से उनसे संवाद का मौका मिला। वहां उन्होंने ये कहा कि वो सिर्फ 2 बातें हर जगह रिपीट करते हैं, डरो मत, डरो मत। जो जैसे कि महाभारत, डरो मत ईडी से, डरो मत इनकम टैक्स से, डरो मत डरो मत सीबीआई से, डरो मत। और दूसरा ये मोहब्बत की दुकान। तो आप घृणा के मुकाबले मोहब्बत को खारिज नहीं कर सकते। दुनिया ही खुशनुमा इसीलिए है, सुंदर इसलिए है, पनप इसीलिए रही है कि दुनिया में प्रेम है। और कई बार तो ऐसा लगता है, हम लोग मजाक में कहते भी हैं, छत्तीसगढ़ में मान लीजिए जैसे 90 सीटें हैं, तो वहाँ 90 सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, लेकिन बीजेपी के 93 उम्मीदवार हैं, 90 प्रत्याशी और 1 ईडी, 1 इनकम टैक्स, 1 सीबीआई। तो इससे आप अंदाज लगाइए कि 90 वर्ष से 93। वही हालत मध्य प्रदेश में, वही हालत राजस्थान। मध्य प्रदेश में उन्होंने ईडी नहीं भेजी। दिग्विजय सिंह जी कहते रहे कल आएगी, परसों आएगी, पर आई नहीं मध्य प्रदेश में। बच गया। हाँ, इतना जरूर हुआ कि एक यहाँ बड़ा संस्थान है जो मीडिया भी चलाता है, एजुकेशनल भी चलाते हैं, और ये माना जाता है कि उसका झुकाव कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह जी या उनकी तरफ है। उसकी 250 करोड़ की प्रॉपर्टियां जरूर सीज की गई चुनाव के बीच में, लेकिन ईडी ने कहीं छापेबाजी नहीं की। इनकम टैक्स जरूर एक जगह आई थी, लेकिन उसका वास्ता भी आम आदमी पार्टी से निकला। मुझे लगता है कि निर्वाचन आयोग को या सुप्रीम कोर्ट को इस आशय का कोई निर्णय देना चाहिए कि एक बार चुनाव की घोषणा होने के बाद चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी पार्टी का नेता हो या उससे जुड़ा कोई व्यक्ति हो, उसके यहाँ ये छापामारी या क्वेश्चनिंग या उसके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए। की भी जाए तो आयोग से अनुमति मिलनी चाहिए। उसे एक स्वस्थ परंपरा, आयोग को पहले कन्विंस करना चाहिए कि हम क्यों मार रहे हैं छापा, हमारे पास क्या दस्तावेज है। जब वो क्लियरेंस दे तब करना चाहिए, या फिर हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की अनुमति होना चाहिए। तो लोकतंत्र की स्वस्थ मान्यताओं के लिहाज से ये जरूरी मुझे लगता है। जी, एक आखिरी सवाल और बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, और वो ये कि ये जो 5 राज्यों के परिणाम आएंगे, इसका बिल्कुल सीधा सीधा कि ये लोकसभा चुनाव में क्या असर पड़ेगा, और आप लोकसभा में कहां खड़े देख रहे हैं आप पप्पू बनाम पनौती को? देखिए, मैंने पहले कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी का नया अवतार हुआ है। प्रियंका उनकी सहयोगी के तौर पर उभर आई हैं, और जिस तरीके से तुर्स लहजे में प्रियंका भाषण देती हैं, उनमें लोग इंदिरा गांधी का अक्स देखते हैं। प्रियंका के लहजे में, उनकी चाल ढाल में, उनकी भाषा शैली में, शुरुआत में प्रियंका थोड़ी नरम, सौम्य और शालीन थी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मध्य प्रदेश में आकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को आड़े हाथों लिया है और गद्दार कहा है, और उन्होंने कहा कि मैंने उनके साथ उत्तर प्रदेश में काम किया है लेकिन उनका कद छोटा रह गया, तो ये भाषा जो है प्रियंका की। उन्हें गद्दार नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि उन्होंने विश्वासघात की परंपरा निभाई। तो बात गद्दार शब्द का उपयोग नहीं किया, गद्दार का उपयोग नहीं किया है। मैं नहीं चाहता कि मेरे चैनल से कोई गलत बात। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो ये जो राहुल और प्रियंका की जो जुगलबंदी है उसका असर पड़ेगा,
और मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न राज्यों में अपने मुख्यमंत्री पद के चेहरे घोषित नहीं किए हैं, ये कदम उसका बूमरैंग होगा। आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस की ओर से कहीं अधिक गहरी, कहीं अधिक मजबूत चुनौती का सामना करना पड़ेगा। 2024 वाकई दिलचस्प होगा, पनौती वर्सेज पप्पू हो या ना हो, क्योंकि पप्पू कहना या पनौती कहना बहुत शालीन और अच्छी बात नहीं है, और ये भाषा भी शालीन या लोकतांत्रिक नहीं है। लेकिन मोदी और राहुल की कांग्रेस में मुकाबला तगड़ा होगा, और यही इस बात का फैसला करेगा कि हमारा देश लोकतंत्र की ओर जाएगा या अधिनायकवाद की ओर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने वरिष्ठ पत्रकार सुधीर सक्सेना जी, आपने सुना किस तरह उन्होंने सभी राज्यों को एक समरी बना के हमको दी है, और उनका ये मानना है कि इस बार 5 राज्यों में कम से कम भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर नजर आ रही है। इस बार कांग्रेस का जो जड़ें हैं फिर से एक बार मजबूत होने लगी हैं, और जो भारत जोड़ो यात्रा है उसने एक चमत्कार जरूर करके दिखाया है। इतना कहना है कि वो नहीं चाहते, एक वरिष्ठ पत्रकार रूप में, एक आम आदमी रूप में, ये नहीं चाहते कि देश में, इस लोकतांत्रिक देश में नेताओं के लिए पप्पू और पनौती जैसे शब्दों का उपयोग किया जाए। हाँ, अगला चुनाव यदि राहुल वर्सेस मोदी भी होगा, तब भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उन्हें घाटे में नजर आती है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।